एक कहानी शुरू होता है नोबेल के एक मेंशन से, जहाँ कुनान नाम के एक अंधे लड़के अपने घर वालों से घिरा हुआ है। उन सब के चेहरे पर उसके लिए हमदर्दी दिखाई दे रहा है। सब ने उसे हमेशा यही कहा है कि उसकी आंख देखने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो अक्सर सोचता रहता है देखने का असली मतलब क्या है। इसीलिए उसके फादर उसे समझाता है देखने का असली मतलब कलर और शेप को पहचानना। कुनान अंधा हुआ क्योंकि उसकी आंखों पर हीरो का स्कार है, जो कि माशूम नाइट हिस्टर जूलियस ने छोड़ा था। ऐसा निशान होना कोई आम बात नहीं है, उसका फादर उसे बताता है। इसीलिए कुनान को अपने ऊपर प्राउड महसूस होना चाहिए और शर्म नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद मेड आपस में फुसफुसाती है, ये अभी भी दुख की बात है और वो उसके लिए बुरा महसूस करती है। कुनान उनकी बात सुन लेता है और हैरान है कि लोग उसके लिए दुखी है, इसलिए कि वो देख नहीं सकता। कुछ दिन बाद उसकी मैजिक टीचर आते हैं और एक मेड उसे स्टडी रूम तक ले जाती है। रास्ते में कुनान मेड से पूछता है क्या उसके लिए मैजिक सीखना जरूरी भी है। मेड उसे बताती है अगर उसने नहीं सीखा तो ये उसकी टैलेंट की बर्बादी होगी। वो एक वाटर क्रेस के साथ पैदा हुआ था और मैजिक यूज कर पाना एक बहुत बड़ी टैलेंट है, एक प्राउड की बात है जिसे उसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन कुनान को इसका कोई फायदा नहीं दिखता। अगर वो मैजिक सीख भी लिया तब भी वो किसी की मदद के बिना कहीं जा नहीं पाएगा। जब वो स्टडी रूम पहुंचता है तो उसका इंट्रोडक्शन उसकी मैजिक टीचर जेनी से होता है। जेनी कहती है कि मैजिक सीखना उसके लिए सम्मान की बात है। थोड़ी देर बाद वो अपनी लेसन शुरू करती है और कुनान इसमें नेचुरल लगता है। वो पहले कोशिश में ही अपना स्पेल कास्ट करने में कामयाब रहता है और वाटर की एक बॉल बनाता है। क्योंकि कुनान देख नहीं सकता, उसे नहीं पता कि स्पेल कैसा दिखता है। जेनी बताती है कि उसका वाटर बॉल आई बॉल की साइज का है। ये बात सुनकर अचानक कुनान को एक आइडिया आता है, अगर वो मैजिक में काफी अच्छा हो गया तो शायद वो अपनी पावर की मदद से नए आंखें बना सके। उस दिन से कुनान को एक उम्मीद मिली थी कि मैजिक की जरिए वो एक दिन सबकी तरह कलर और शेप को देख पाएगा। एक दिन लंच की टाइम पहली बार कुनान को क्यूरियोसिटी होता है कि उसकी सैंडविच में क्या चीज है। मेड उसके पास आती है और हर चीज के बारे में डिटेल में समझाती है। कुनान को खाने में इंटरेस्ट लेते हुए देखकर खाना बनाने वाला मेड के लिए और भी ज्यादा रिवार्डिंग महसूस होता है। लंच के बाद उसकी ट्यूटर फेलोरा उससे मिलती है और पूछती है आज वो कौन सी कहानी सुनना चाहता है। कुनान कहता है कि वो माशूम नाइट हिस्टर जूलिया के बारे में सुनना चाहता है। फ्लोरा ये सुनकर हिचकिचाती है क्योंकि वो जानती है कि कुनान के अंधेपन के लिए हिस्टर जिम्मेदार है। मेड उसे हिचकिचाते हुए देखकर थम्स अप देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। फ्लोरा मान जाती है और कुनान से कहती है कि अगर कहानी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगे तो उसे बता दे। कुनान वादा करता है कि उसे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो हर तरीके का जानकारी जानने के लिए उत्सुक है। तब फ्लोरा कहानी शुरू करती है तो कुनान को पता चलता है कि बहुत पहले हीरोज और डिमोन लॉर्ड के बीच जंग हुई थी। इस कॉन्टिनेंट का हीरो हिस्टर ने डिमोन लॉर्ड को हरा दिया था, पर उस लड़ाई में उसने अपने एक हाथ और एक पैर खो दिया था। उस जंग के बाद से कभी कभी हीरो की वंशज किसी न किसी आंख या आंखों की रोशनी के बिना पैदा होता है। लोग इन बच्चों को हीरो की रिइंकार्नेशन या हीरो स्कार कहता है। ये सब सुनने के बाद भी कुनान चुपचाप सोचता है कि ये सब बकवास है। वो जानता है कि ये उसकी जिंदगी है और सबसे जरूरी उसकी मैजिकल पावर है। उसे किसी और की कहानी या हीरो की लेगेसी से पहचानने की जरूरत नहीं है। उसका मैजिक ही उसका फ्यूचर बनाएगा, ना कि हीरो की निशान से जुड़ी पुरानी बातें। वो पक्का इरादा कर लेता है कि वो मैजिक की मदद से पॉपुलर बनेगा और अपने लिए आग बनाएगा। लेकिन इतना हार्ड मैजिक ट्रेनिंग उसके जिस्म के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। एज ए रिजल्ट वो थकान की वजह से बेहोश हो जाता है। आइको तुरंत भाग कर आती है और उसे अंदर ले जाती है ताकि वो आराम कर सके। होश में आने के बाद कुनान फिर से फैसला करता है कि उसे अपनी नॉलेज और स्टेमिना को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैजिक यूज करने के बाद बेहोश होना उसकी बारे गोल के लिए सही नहीं है। वो समझता है कि ज्यादा देर तक मैजिक इस्तेमाल करने के लिए उसे अपनी बॉडी को मजबूत बनाना पड़ेगा। आइको सजेस्ट करती है कि अपनी बॉडी को मस्कुलर और इंडोरेंस बनाने के लिए शॉर्ट प्रैक्टिस करना शुरू करे। हालांकि वो समझाती है कि उसे आराम से स्टेज बाय स्टेज करना होगा, वरना उसे नुकसान पहुंच सकता है। इस प्लान के साथ कुनान कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े रिटायर्ड शॉर्टमैन मास्टर यूरो के नीचे ट्रेनिंग करना शुरू करता है। ट्रेनिंग मुश्किल और थका देने वाला है, पर कुनान धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। फिर उसका मैजिक लेसन का टाइम होता है तो जेनी ट्रेनिंग एरिना में पहुंचती है। जेनी कुनान को तलवार चलाते देखकर काफी इम्प्रेस होती है। कुनान बताता है कि उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए काफी स्टेमिना चाहिए। जेनी कुनान को हमेशा से उदास बच्चा समझती थी, पर अब उसे लगता है कि वो बदल गया है। वो अब खोया हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि उसके पास अब आगे बढ़ने का वजह है। वो मैजिक क्लास शुरू करता है और जेनी पिछला स्पेल रिपीट करने का कहता है। पहले कुनान सिर्फ एक बॉल बना सकता था, पर अब वो 6 या 7 बॉल बना सकता है। जेनी को इस पर यकीन नहीं आता क्योंकि उसने उससे नया कुछ सिखाया नहीं था। फिर भी उसने खुद से इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। उस दोपहर प्रिंसेस मीरा जो कुनान की पियोन से है उसे मिलने आने वाली है। वो मुलाकात करने को लेकर हिचकिचाती है क्योंकि उसे कुनान हमेशा उदास लगता है। वो जानती है कि पॉलिटिकल मैरिज उसकी ड्यूटी है, पर ऐसे दूर रहने वाला शख्स के साथ जिंदगी बिताना मुश्किल लग रहा था। जब वो मेंशन पहुंचती है तो उसे तुरंत बदलाव दिखता है। कुनान में एक नया एनर्जी है और वो उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करता है।
वो उसे अपना वाटर मैजिक दिखाता है और मीरा को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वो पूरे दिन एक साथ बिताते हैं और उनका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। घर वापस जाते टाइम मीरा उसके बारे में सोचकर शर्मा जाती है और अगले मुलाकात का इंतजार करती है। दूसरी तरफ कुनन को एहसास होता है कि शायद उसने मीरा को इतना टाइम से हल्के में लिया था, इसीलिए वो फ्लोरा के पास जाता है और कहता है कि उसे एक प्रॉपर जेंटलमैन बनाना सिखाए जो मीरा के लायक हो। रात को जेनी कुनन की प्रोग्रेस के बारे में सोचती है और हैरान है कि उसने 7 वाटर बॉल कैसे बनाया। ये ऐसी चीज है जो जेनी खुद भी नहीं कर सकती। कुनन ने एलिमेंटरी वाटर मैजिक मास्टर कर लिया है। अब उसे सिखाने के लिए जेनी के पास कुछ खास नहीं बचा, क्योंकि उसे अभी भी अपनी फीस लेनी है। वो अपना सिखाने के तरीके बदलने का फैसला करती है। अगले दिनों मैजिक को अलग अलग स्टेप में तोड़कर सीखने को कहती है। वो 2 वाटर बॉल बनाती है, एक गर्म और एक ठंडी, और समझाती है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना एक प्रोफेशनल सॉर्सरर की पहचान है। कुनन इसे ट्राई करने का फैसला करता है और मैजिक से कप में पानी भरता है। वो कप आइको को देता है और चखने को कहता है। आइको एक सिप लेती है और कहती है कि इस पानी का स्वाद अचानक एप्पल जैसा लग रही है। जेनी अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करती है, पर वो बहुत परेशान है क्योंकि कुनन हार नई चीज तुरंत सीख लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे जल्दी 9-11 होना पड़ेगा। उस रात कुनन पूरी रात जगकर प्रैक्टिस करता है ताकि वो जेनी की सिखाई हुई टेक्निक मास्टर कर सके। वो अपने दिमाग पर एप्पल को इमेजिन करने पर फोकस करता है। वो उनका शेप और खुशबू तो महसूस कर लेता है, पर कलर इमेजिन नहीं कर पाता। ये उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि वो बिना कलर पहचाने आंखें नहीं बना पाएगा। फिर भी कुनन हार नहीं मानता और कोशिश जारी रखने का वादा करता है। अगले सुबह नाश्ते पर फिर कुनन मैजिक करने का ट्राई करता है और वाटर बॉल बनाता है। जब वाटर बॉल को टेबल पर रख के एप्पल के ऊपर से निकलता है तो हैरानी में खड़ा हो जाता है। कुनन खुशी से बताता है कि मैजिक के जरिए अब वो कलर को देख सकता है। पहले आइको को यकीन नहीं होता, पर कुनन साबित कर देता है कि बॉल में 2 हरे और 3 लाल एप्पल रखा हुआ है। तब उसे पता चलता है कि वो सही है, तो वो उसे खुशी से गाले लगा लेती है। आइको ये बात खुशी से कुनन की पिता को बताता है कि कुनन अब मैजिक से कलर को देख सकता है। वो समझती है कि चीज जितनी करीब होती है वो उतनी आसानी से कलर को पहचान सकता है। इस एबिलिटी से कुनन अब किताबें भी पढ़ सकता है क्योंकि वो इंक को पहचान लेता है। हालांकि उसने अभी अल्फाबेट नहीं सीखा है, पर आइको को यकीन है कि वो सीख जाएगा। कुनन की पिता प्राउड महसूस करता है। अगले दिन कुनन जेनी को सरप्राइज देने के लिए एक बारी लाल वाटर बॉल बनाता है, पर अचानक उसकी फैमिली वहाँ आ जाता है और वो डर जाता है। उसका फोकस टूट जाता है और लाल पानी हर तरह बिखर जाता है। इससे ओ और आइको भीग जाता है। कुनन ऐसा लग रहा है जैसे कि खून में लथपथ हो। इस वजह से उसकी माँ डर कर बेहोश हो जाती है। आइको उसे समझाती है कि कुनन लाल हो चुका है, इसलिए उसकी माँ डर गई थी। पिता उसे डांटता है और सजा के रूप में 2 महीने के अलाउंस रोक देता है। आइको की तनख्वाह भी 3 महीने के लिए काट दी जाती है। इस वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। जेनी ये सब झाड़ियों के पीछे से देख रही है और उसे एहसास होता है कि कुनन बहुत टैलेंटेड है। उसे लगता है कि एक दिन कुनन कैरोलियन सॉर्सरर का सबसे बड़ा टाइटल हासिल करेगा। कुछ दिन बाद कुनन की फादर कुनन की बड़े भाई को कहता है कि वो कुनन को स्कूल भेजना चाहता है। भाई इचियो कहता है कि कुनन ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, पर पिता चाहते हैं कि वो बाहर की दुनिया में एडजस्ट करना सीखे। इचियो को अपना बचपन याद आता है जब वो कुनन को खेलने के लिए ले गया था और खुद गिर गया था। वो अपनी डर को छुपाता है और पिता से वादा करता है कि वो अपने भाई का पूरा ख्याल रखेगा। अगले दिन आई को देखता है कि कुनन पानी के साथ कुछ कर रहा है। वो बताता है कि उसने इस मैजिक से एक फॉर्च्यून टेलिंग डिवाइस बना दिया है। दोनों मजाक मस्ती करते हैं और फ्लोरा सोचती है कि क्या कुनन को मजाक सिखाना सही था। फिर भी वो खुश है क्योंकि कुनन अब पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहा है। ट्रेनिंग के बाद आइको कुनन को बाहर ले जाता है। ठंड लगने पर वो कुनन से गर्म वाटर बॉल बनाने को कहता है। कुनन थोड़ा सा परेशान है क्योंकि उसके पिता ने उसे इतनी रात को क्यों बुलाया। वो मेन स्ट्रीट पहुंचता है जहाँ बटलर बेलून उसका स्वागत करता है। कुनन के भाई उसे पिता के कमरे की तरफ ले जाता है। भाई पूछता है कि क्या उसे रास्ता दिखाने में मदद चाहिए, पर कुनन मना कर देता है क्योंकि अब वो आसपास की चीज सेंस कर सकता है। कमरे में उसके माँ बाप इंतजार कर रहा है। पिता पूछता है क्या वो स्कूल जाना चाहता है, पर कुनन मना कर देता है क्योंकि वो दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहता। पिता समझाता है नोबेल बच्चों के लिए स्कूल जाना जरूरी है और उन्होंने एम्परर से स्पेशल परमिशन ली थी। कुनन को लगता है ये नेपोटिज्म है, पर पिता उससे फिर से सोचने को कहता है। कुनन सवाल टाल देता है और अपने अलाउंस वापस मांगता है। फिर पिता समझाता है कि उसे मीरा के लिए स्कूल जाना होगा। अगर वो अनपढ़ रहा तो लोग मीरा का मजाक उड़ाएगा। ये सुनकर कुनन मान जाता है। पिता समझाता है कि उसे सिर्फ साल में 5 बार एग्जाम के लिए जाना होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसका भाई और मीरा सीनियर्स होंगे तो वो लोग उसका मदद करेगा। उसका माँ एक्साइटेड होती है और उसकी यूनिफॉर्म के लिए नापने ले चली जाती है। पिता बड़े भाई को वार्न करता है कि बाकी नोबेल्स कुनन को परेशान कर सकता है, तो उसका ख्याल रखना। अगले दिन कुनन मीरा को बताता है कि वो स्कूल जा रहा है और मीरा बहुत खुश होती है। कुनन थोड़ा डरा हुआ है, पर मीरा उसका ख्याल रखने का वादा करता है। मीरा बताती है कि स्कूल में 5 लड़कों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाई है, जिससे कुनन को लगता है कि उसे
चलने वाले टीनेजर्स से निपटना होगा। कुनान स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और कैरेज में बैठता है। जाने से पहले वो मैजिक स्पेल से कैरेज की टायर पर एक कॉशनिंग जेल लगा देता है ताकि सफर आरामदायक हो। आखिर में कुनान अपनी फैमिली को अलविदा करता है और शहर के लिए निकल जाता है। जब वो कैरेज में होते हैं तो एक शो देखता है कि खराब रास्ते पर भी टायर बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। कुनान समझाता है कि उसने इस स्पेल स्मूथ राइड के लिए बनाया है ताकि रास्ते की झटके से पीठ में दर्द न हो। अपनी काबिलियत पर प्राउड करते हुए वो सोचता है कि क्या उसे फ्यूचर में एक मैजिक सर्विसमैन का नौकरी मिल सकता है। जब पूछता है क्या वो स्कूल को लेकर नर्वस है, कुनान सार हिलाता है और कहता है कि वो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। वो जियाओ को हर बार मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और अपनी हालात की वजह से उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। कुनान जियाओ से कहता है कि उस पुरानी चोट के बारे में चिंता करना बंद कर दे जो उसकी देखरेख में हुई थी। जियाओ हैरान है पर कुनान कहता है कि वो अब हार रुकावट के बावजूद आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जियाओ मुस्कुराता है, वो खुश है कि उसका भाई अपने पुराने डिप्रेशन रूप से निकल के आया है। अचानक कुनान फ्यूचर की बातें करने लगता है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए दुनिया से भी ज्यादा जिएगा। जियाओ सोचता है क्या इस बदलाव के पीछे उस मेट का हाथ है। जैसे ही वो स्कूल की कारी पहुंचता है जियाओ हैरान रह जाता है क्योंकि कुनान आसपास की सब लोगों को पहचान लेता है। जल्दी वो स्कूल की बिल्डिंग की बाहर पहुंचता है जहाँ कुनान कैरेज से बाहर निकलता है। मीरा अपने पियोंसे से मिलने भागती है जो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। मीरा मुस्कुराती है और उसका मजाक वापस करती है जिससे जियाओ पूरी तरह डम रह जाता है। मीरा कुनान को अंदर ले जाने के लिए मुड़ती है पर वो अपनी जगह खड़ा रहता है। मीरा कॉन्फ्यूज होती है पर कुनान बिल्डिंग के अंदर से आने वाली सारी आवाज पर ध्यान दे रहा है। इतने सारे लोगों का सामना करने पर वो थोड़ा प्रेशर महसूस करता है पर इस बार उसे यकीन है कि वो इसे संभाल लेगा। जब वो मेंटली तैयार हो जाता है तो कुनान अपना हाथ मीरा की तरफ बढ़ाता है। वो उसे एक डेलिकेट गर्ल की तरह स्कॉट करने को कहता है और मीरा मुस्कुरा कर मान जाती है। इसी बीच स्कूल के दूसरे हिस्से में कुनान की स्पेशल टीचर का सोच रहा है कि उसका नया स्टूडेंट अभी तक क्यों नहीं आया। ये जानते है कि कुनान एक मार्कुस का बेटा है। वो खुद पर शक करता है कि क्या वो उसे सिखाने की काबिल है। तभी काश अपने आसपास की लड़कियों को एक नया हैंडसम स्टूडेंट के बारे में बात करते हुए सुनती है। कुनान अपनी पियोंसे के साथ वहाँ से निकल रहा होता है। काश जल्दी से खुद को संभालती है और अपना इंट्रोडक्शन उसकी नया टीचर के रूप में देती है। कुनान उसका स्वागत एक लड़की की तरह करता है और समझाता है कि वो एक नाजुक लड़की का रोल प्ले कर रहा है। इससे काश पूरी तरह दांग रह जाता है पर स्कूल की घंटी उसे उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा लेता है। फिर मीरा और ऋषि को कुनान को उसकी टीचर के साथ छोड़कर अपनी क्लास में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद काश सोचती है कि इस अजीब स्टूडेंट के साथ उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट कुनान को खिड़की से देखते हुए बातें करते हैं कि कुनान के पास हीरो स्कार है। ये सुनकर प्रिंस गुस्सा हो जाता है। प्रिंस लोयल का एक गुस्सा देखकर उसके चमचे तुरंत तारीफों की झूठी गालियों में बदल देते हैं। फिर प्रिंस मुड़ता है और अपने ग्रुप को अपने साथ चलने को कहता है। इसी बीच काश एक प्राइवेट रूम में कुनान का एडवांसमेंट एग्जाम लेने का तैयारी करती है। वो कुनान से पूछती है कि क्या उसे एग्जाम का आइडिया है तो वो हाँ कहता है। काश समझाती है कि आमतौर पर एग्जाम में काफी गैप होते हैं पर कुनान को कम टाइम के अंदर ही एग्जाम देना होगा। कुनान कॉन्फ्यूज होता है तो वो बताती है कि उसके पिता ने किंग से बात करके अपनी बेटे के लिए स्पेशल इजाजत ली है। कुनान बताता है कि दरअसल उसके फादर और किंग बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि उसे बुरा लगता है कि उसके पिता को उसके लिए नेपोटिज्म का सहारा लेना पड़ा। कुनान काश से माफी मांगता है कि उसकी वजह से स्कूल पर प्रेशर दिया गया पर वो इसे इग्नोर करने की नाटक करती है। फिर भी वो रुकता नहीं और नोबेल सोसाइटी में फैला भ्रष्टाचार की शिकायत करने लगता है। का चुपचाप उसे एग्जाम पेपर पकड़ा देती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। कुनान इसे इग्नोर करके अपने करप्ट बाप को बुरा भला कहने लगता है। आखिरी में काश उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे इन बारे लोगों की पॉलिटिक्स के अंदर ना घसीटे। थोड़ी देर बाद वो कुनान की पेपर चेक करने बैठती है क्योंकि कुनान इतनी बातें कर रहा था। काश को लग रहा था कि उसके पेपर बेकार होंगे पर जब वो चेक करती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सारे आंसर राइट है। काही और कुनान मीरा के साथ लंच करने के लिए कैफेटेरिया में जाता है। अचानक प्रिंस लेयल और उसकी ग्रुप उन्हें रोक लेता है। लेयल अपनी बहन को बुलाता है जिससे वो घबरा कर अपने कपड़े ठीक करने लगती है। कुनान पूछता है कि किसने उसे रोका है और लेयल का सामना करता है। पीछे से इशी को आता है और देखता है कि एक नोबेल फैमिली के मेंबर उसकी भाई को परेशान कर रहा है। लेयल कुनान को उसके अंधेपन की वजह से इंसल्ट करता है और कहता है कि वो उसकी बहन की लायक नहीं है। मीरा को बुरा लगता है पर वो अपनी बड़े भाई के खिलाफ बोलने में कमजोर महसूस करती है। कुनान उसकी परेशानी समझ जाता है और लेयल को सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करे इसी को बीच बचाव करने की कोशिश करता है पर लेयल गुस्सा हो जाता है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। तब इशी को खुद को फंसा हुआ महसूस करता है तो कुनान चुपचाप मैजिक से आसपास की पानी को इकट्ठा करता है। वो उस पानी को लेयल की पैंट की तरफ मोड़ देता है जिससे ऐसा लगता है कि उसने पैंट में सुसु कर दिया है। कुनान मासूमियत से कहता है
कि प्रिंस के पैंट पर गीला निशान किस चीज का है और इसे देखकर सब शौक हो जाता है। लेयल शर्मिंदा हो जाता है और कहता है कि उसने नहीं किया। पारो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद इशिको समझ जाता है कि कोनान ने प्रिंस के साथ मजाक किया है, पर कोनान अनजान मानने का नाटक करता है। फिर इशिको कोनान और मीरा लंच के लिए बैठता है। कोनान पूछता है कि लेयल कौन था, तो मीरा बताती है कि ये मेरा बड़ा भाई है और तुम्हारा साला। कोनान को दुख होता है कि वो उससे इतना बदतमीजी से बात कर रहा था और वो इशिको का शुक्रिया अदा करता है कि वो हमेशा से एक अच्छी भाई रहा। इसी बीच इशिको डरा हुआ है क्योंकि कोनान ने सबके सामने प्रिंस का इंसल्ट किया है। मीरा उसे चिंता न करने को कहती है, पर इशिको जानता है कि जल्दी मुसीबत आने वाला है। कहीं और लेयल गुस्से में होश से जाता है, अपनी बेइज्जती पर आग बाबूला हुआ है। लेयल कोनान से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। वो स्कूल की हॉलवे में दासू स्टाइल में चलता है और बच्चे उससे डरते हैं। टीचर कैसी उससे शांति बनाए रखने को कहता है तो वो उसे किचन में वापस जाने को बोल देता है। कैफेटेरिया में कोनान मेरी और जियाओ से पूछता है लेयल का क्या दिक्कत है और वो अपनी नफरत छुपा क्यों नहीं रहा। मेरी जवाब देती है कि उसने शायद ये सब अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए किया, क्योंकि उसे डर है कि वो किसी दिन उस पर हावी हो जाएगी। कोनान को चाय में इंटरेस्ट है और मेरे उसे बताती है कि लेयल 6th प्रिंस है और वो 9th प्रिंसेस है। नॉर्मली वो उससे नीचे है, लेकिन जब से उसकी सगाई किसी ऐसी व्यक्ति से हुआ है जिस पर हीरो का निशान है, उसका सोशल स्टेटस तेजी से बढ़ रहा है और इससे लेयल डर रहा है। मेरे और भी कहती है कि अब जब कोनान ने अपना सोशल डेब्यू कर लिया है तो उन दोनों का सोशल स्टेटस लेयल से ज्यादा हो गया है और वो बस रिलेवेंट बने रहने के लिए बेताब है। कोनान को ये सारी पॉलिटिक्स वाली बातें बोरिंग लगता है। मेरे उससे कहती है कि अगर वो मैजिशियन या हीरो स्कार वाला ना होता तो भी उससे सगाई करके खुश होती। कोनान अपनी फ्लैटरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और कहता है कि वो भी उससे सगाई करके खुश है। अगली बार जब वो उसकी पापा को देखेगा तो शुक्रगुजारी में उनके सामने घुटने टेक देगा, भले ही वो कभी किसी दूसरे आदमी के सामने घुटने नहीं टेका। इसके साथ ही वो कहता है कि उसे पहले अपने कामों के लिए प्रिंस लेयल से माफी मांगना चाहिए, लेकिन ईशू और मेरे दोनों उसे मना करता है कि हिम्मत भी मत करना, क्योंकि एक ऐसी लड़की को डेट करने से भी ज्यादा बुरा आइडिया है जो अभी भी अपने एक्स के साथ दोस्त है। उसके तुरंत बाद कोनान का फाइनल एग्जाम का टाइम हो जाता है और वो टेस्ट देने से पहले जिन के साथ अपना मैजिक ट्रेनिंग करता है। हमेशा की तरह वो पानी की एक बूंद बुलाता है और जिन उससे कहती है कि आज इसका सेंसेशन बदल दे। कोनान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके बूंद को फ्रीज कर देता है। जब जिन उसे पकड़ती है तो वो कहती है कि एक एप्पल जैसा लगती है जो असल में मुमकिन नहीं है। वो कोनान से कहती है कि बहुत सारी चीजों को छुए ताकि वो समझ सके कि वो कैसा महसूस करती है और फिर उनका इस्तेमाल अपने मैजिक को बेहतर बनाने के लिए करे। इस मौके का फायदा उठाकर घास को छूने के बजाय कोनान स्कूल पहुँचते ही घोड़े को सहलाने लगता है। इशियो बाहर आता है और अपने भाई को ऐसा करते हुए देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो उसे उसके हाल पर छोड़ने का फैसला करता है। तभी मेरे उनका स्वागत करने के लिए दौड़ते हुए आती है। कोनान एक्स्ट्रा ड्रामा करते हुए कहता है कि क्योंकि आखिरी दिन है इसलिए उसे स्कूल में मिलने जा रहा है। उससे लगता है जैसे उसके लिए दुनिया खत्म होने जा रहा है। उसके बाद वो अंदर जाती है जहाँ कैसी उसे बताती है कि वो बाकी स्टूडेंट के साथ फाइनल एग्जाम देगा। कोनान ये सुनकर चौंक जाता है और काफी एक्साइटेड भी है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसे अपनी स्कूल लाइफ का असली फील होगा। फिर वो कैसी की ओर मुड़ता है और कहता है कि वो उसके साथ स्पेशल रूम में अकेला रहना मिस करेगा और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक इतना गलत साउंड कर रहा है। कैसी कोनान से कहती है कि वो सिर्फ उस पर नजर रखेगी और उसे टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। इशियो कहता है कि कोनान कैसी की बहुत करीब आ गया है। कोनान बताता है कि एग्जाम के दौरान उन्होंने बहुत बातें की। वो बताता है कि कैसी ने टीचर बनने के लिए एग्जाम दिया था उस लड़के के पीछे जिससे वो प्यार करती है, लेकिन वो लूजर एग्जाम में फेल हो गया और सिर्फ वो पास हुई। अब वो एक टीचर है और वो एक जॉबलेस बेकार है। कैसी को कोई आइडिया नहीं कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। इशू और मेरे दोनों क्लास में मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान है। उन टॉपिक को सुनने के बाद जिन पर एक बच्चे के साथ बात कर रहा है, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट उन्हें टोकते हैं क्योंकि वो लोग भी कोनान के बारे में क्यूरियस है। कैसी उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है और कोनान खुद को मेरे का मंगेतर और इशू का छोटा भाई बताता है। हर कोई बिना किसी वजह से उससे इम्प्रेस हो जाता है। कोनान कहता है कि वो सास में ये देखकर खुश है कि उसके मंगेतर और बड़े भाई का दोस्त है, क्योंकि अब तक किसी ने उससे बात नहीं की थी और वो ये सोचकर दुखी था कि वो अकेला है। इशियो कोनान से कहता है कि वो उन्हें इस तरह डिसमिस ना करे। मेरे शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसने अपनी दोस्तों से कहा था कि वो उसे अकेला छोड़ दे ताकि वो कोनान के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिता सके। कोनान उसकी फीलिंग्स ना समझने के लिए माफी मांगता है और फिर दोहराता है कि वो खुश है कि उन दोनों का दोस्त है। वो उनसे सीधा बात नहीं करना चाहता था और ये नहीं पूछना चाहता था कि क्या वो लोग अकेला रहता है, क्योंकि ये बदतमीजी होती और उसका माँ ने उसे बदतमीज लड़की की तरह नहीं पाला है। वो लगभग उन्हें ये बताने के लिए तैयार था कि दोस्त ना होना भी ठीक है। सिंपैथी कार्ड खेलकर और उन्हें ये बताकर कि उसके साथ तो और भी बुरा हुआ है, वो उन लोगों का दिल जीत लेता है। बाकी सब उसकी हरकत
उससे सहमत है, लेकिन मेरे जानती है कि कोनान को बिना दोस्त में रहने की कोई दिक्कत नहीं है और वो हाँ कहता है। जल्द ही एग्जाम शुरू होने का टाइम हो जाता है और कैसी कोनान से कहता है कि कबूतर की तरह चीट चीट मत करो और अपनी सीट पर बैठ जाओ। मेरे उसे उसकी सीट की तरफ ले जाने लगती है, तभी अचानक लियाल वहाँ आ जाता है और उन दोनों को धक्का देकर दूर कर देता है। वो गुस्सा है क्योंकि हाल ही में हुई सगाई की खबर महल तक पहुँच गया है और नौकर भी उसकी पीठ पीछे बातें कर रहा था। लियाल को लगता है कि यह सब एक जैसा ही है और वो उसकी बुराई कर रहे होंगे क्योंकि उनमें मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं है। वो गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बना लेता है, लेकिन तभी कोनान अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और पिन से अपना परिचय करता है। वो कहता है कि उससे उस दिन ठीक से गीत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो सास में अपनी जीजा के साथ अच्छे से घुलना मिलना चाहता है। पूरी क्लास ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि कुछ चमचों को छोड़कर कोई भी लियाल की करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी ओर ये पहली बार है जब किसी ने लियाल को इस तरह गीत किया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। कोनान जोर से उसका हाथ मिलाता है और लियाल कितना भी कोशिश करे लेकिन उसकी पकड़ से छूट नहीं पाता। वो सुपर ओके की तरह बिहेव करता है और कोनान से कहता है कि उसने उसे कभी हाथ पकड़ने या बात करने की मंजूरी नहीं दी। कोनान उस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और कहता है कि लियाल के हाथ सांस में मर्दाना है और उन्हें अपने गाल के आसपास छूता है। ये लियाल के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और वो तुरंत मेरी की ओर मुड़कर पूछता है कि उसके पियोंसे को क्या दिखता है। जवाब देने की बजाय मेरे हंसने लगती है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि लियाल इस तरह शर्मा सकता है। लियाल और भी ज्यादा शर्मिंदा होने लगता है जब पूरी क्लास उसकी रिएक्शन पर हंसने लगती है। वो कोनान की ओर मुड़कर उसे अपनी हाथ छोड़ने का ऑर्डर देता है। कोनान आखिरकार उसे अकेला छोड़ देता है और मामला शांति से सुलझ जाता है। कैसी एग्जाम शुरू कर देती है और जब वो आंसर शीट चेक करती है तो वो अनाउंस करती है कि साबी ने एग्जाम पास कर लिया है। ये सुनकर साबी खुश होता है और कोनान अपने भाई और मंगेतर के साथ मिलकर ग्रेजुएट होने पर जश्न मनाता है। उस शाम वो घर के लिए निकल जाता है और साबी को गुड बाय कहता है। हर कोई उस अजीब लड़के प्यारे लड़की को अलविदा कहने से दुखी है और लियाल भी कोनान से मिलने के बाद बदल गया लगता है। अगले दिन जिन के साथ उसका मैजिक लेसन फिर से शुरू होता है और वो उसे एक छोटा टाइफून बनाने के लिए कहती है। कोनान उसे बनाता है और फिर जेनी के ऑर्डर पर उसे 10 बॉलों में बदल देता है, उन्हें कलर करता है और उनका टेक्सचर बदल देता है। जिनी से खुशी है लेकिन कोनान के पास दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। कहता है कि उसने हाल ही में कुछ नया सीखा है और फिर एक पानी की बॉल को एक सफेद कबूतर में बदल देता है, असली कबूतर की तरह उड़ता है। ये महसूस करते है कि कोनान ऑफिशियली उससे कई गुना ज्यादा बेहतर मैजिशियन है और वो उससे सिखाने की नौकरी खोने वाला है। वो चाय के टाइम पे कोनान को सास बताने की फैसला करता है। वो उसे मेंटली तैयार रहने को कहती है क्योंकि उसके पास एक चौंकाने वाला खबर है। कोनान इसी को डर बैठ जाता है और वो जिन से पूछता है कि क्या वो एक डेविल है जो दूसरी दुनिया से आया है और अब उसे अपनी डिवाइन डोमिनेशन पर वापस लौटना होगा। जिनको ये बात अच्छी लगती है लेकिन वो उसे सास बताती है कि उसके पास अभी उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, वो उससे बेहतर हो चुका है। कोनान उठता है और कहता है कि वो उसे जाने नहीं देना चाहता। वो उसे बिजी रखने के लिए जो छोटी छोटी तारीखें बनाई थी उससे उसे मैजिक की समझ किसी भी नॉर्मल क्लास से ज्यादा मिला। इससे भी ज्यादा वो शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उसे मैजिक का इस्तेमाल आग बनाने के लिए इंस्पायर किया था। वो उसे अपनी टीचर बनाए रखने के लिए बेताब है और सैलरी बढ़ाने का ऑफर देता है, लेकिन जिन ईमानदारी से कहती है कि उसे इतनी टाइम से ज्यादा पैसा मिल रहा था और अब उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। वो कहती है कि उसे अब एक ऐसा टीचर चाहिए जो उससे बेहतर हो, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी छोटी टीस की वजह से ही वो इतना बड़ा हुआ और उसे और धोखा देने की मांग करता है। जैसे ही वो ये कहता है पानी से बने जानवर हर जगह से बाहर आता है और जिन से लिपटने लगता है। इसके बाद वो कोनान को घर छोड़ देती है और अपनी स्टूडेंट की मेहनत से इम्प्रेस होकर एक बेहतर मैजिशियन बनने का फैसला करती है। तुरंत बाद इशिको कोनान को बताता है कि फ्लोरा ने भी नौकरी से रिजाइन दे दिया है क्योंकि करिकुलम पूरा हो गया है। वो अलविदा कहने की इंतजार नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाती। कोनान उसे एक थैंक यू लेटर लिखने का फैसला करता है। इशिको उससे कहती है कि वो उससे पूछे कि क्या उसके हवेली में कोई हैंडसम नौकर है जो 6 फीट से लंबा हो क्योंकि वो एक दूल्हे की तलाश में है। कोनान पूछता है कि क्या वो सास में नौकरी छोड़कर शादी करने का प्लान बना रहा है। आइको कॉन्फर्म करती है कि उसे लगता है कि आप कोनान अपने ख्याल रख सकता है और उसके लिए शादी का सही टाइम है क्योंकि उसके बाद डेटिंग पूल खराब हो जाता है। डिनर के दौरान कोनान अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसकी सभी टीचर्स ने नौकरी छोड़ दिया है और जेन ने उसे किसी बारे मैजिशियन को ढूंढने को कहा है। ईशो कहता है कि रॉयल मैजिशियन जो हाल ही में काफी फेमस हुआ है। कोनान अपने पापा से जो को अपना टीचर बनाने को कहता है, लेकिन वो बताता है कि ऐसे काम नहीं होता। वो सभी मैजिशियन को अपने घर नहीं बुला सकता। कोनान पूछता है कि किंग का सबसे अच्छा दोस्त होने का क्या मतलब, अगर वो इतना भी नहीं कर सकता। पापा समझाता है कि सिर्फ किंग और मंजूर शुदा लोग ही उससे मिल सकता है। वो महल से बाहर नहीं निकलते। कोनान मुश्किल समझता है पर उसके पास सॉल्यूशन है। वो कहता है कि अगली बार जब
पापा किंग से मिलने जाए वो साथ चलेगा और वह खो जाएगा। रॉयल मैजिशियन उसे ढूंढ लेगा और प्लॉट आर्मर के जरिए वो उसका स्टूडेंट बन जाएगा। पापा कहता है कि इतना एनिमे और के ड्रामा देखना बंद करो, असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। वो कहता है प्लान की कोई गारंटी नहीं है, पर कुनन को पूरा भरोसा है। वो अपनी माँ से मदद मांगती है। पापा अपनी पत्नी की दीवाने है, इसीलिए वो किंग से बात करने के लिए राजी हो जाता है, भले ही उन्हें उम्मीद कम हो। कुछ दिन बाद एक मास्टर मैजिशियन को दूसरी हाई लेवल मैजिशियन से एक फाइल मिलता है। वो हैरान है कि एक ट्रेनी मैजिशियन रॉयल मैजिशियन जो का स्टूडेंट बनना चाहता है। लड़की बताती है कि लड़का टैलेंटेड है और प्रिंसेस मैरी उससे प्यार करती है। मास्टर को इसकी परवाह नहीं है, पर जब वो कोनन की फाइल डिटेल में पढ़ता है तो उसकी इंटरेस्ट जाग जाता है। तब से कुछ दिन बीत जाता है और आखिरकार कोनन को रॉयल पैलेस से कॉल आता है कि वो खुद को रॉयल मैजिस के सामने पेश करे। वो अपने फादर के साथ एक कैरेज में बैठ जाता है। सारे चीज उसके हिसाब से होने की वजह से खुश दिखाई देता है। कोनन कहता है कि किंग ने उनका डिमांड इतनी आसानी से मान लिया, तो इसका मतलब किंग और उसके फादर के बीच दोस्ती बहुत गहरा है। लेकिन उसका फादर जवाब देता है कि उन्हें रॉयल मैजिस से मिलने का असली कारण है कि कोर्ट की हेड मैजिस को कोनन और उसकी एबिलिटी पे गहरी इंटरेस्ट है और वो भी उससे मिलना चाहता है। उसके फादर उससे पूछता है कि वो इस टाइम किस तरीके का मैजिक कर सकता है और कोनन तुरंत कास्टिंग करता है और वाटर का एक छोटा सा गुला बनाता है जो जल्दी से एक ब्लैक कैट में बदल जाता है और उसकी गोद में बैठ जाता है। उसके फादर ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ जादू से भी हो सकता है और वो उस छोटे बिल्ली को छूना शुरू कर देता है। उन्हें हैरान होता है कि बिल्ली को छूने के बाद भी ये जादू या पानी जैसा नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल असली बिल्ली की तरह लग रहा है जिसको रास्ते से पकड़ता था। कुनन उन्हें बताता है कि उसने हाल ही में एनिमल के लुक में मास्टर किया है, क्योंकि इससे पहले उसे ऐसा जानवर बना पाता था जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो एनिमल का कलर अपनी मर्जी से बदल पा रहा है। उसके फादर खुशी खुशी बिल्ली के साथ खेलना शुरू कर देता है और कुनन पूछता है कि क्या उन्हें घर के लिए असली बिल्ली लेना चाहिए। एक नॉर्मल फादर की तरह वो मना कर देता है। ये कहते है कि वो घर में बहुत गंदगी फैलाएगा, साथ ही वो उनसे टकरा कर खुद को चोट पहुंचा सकता है। इन सब से ऊपर वो कहता है कि ऐसे भी कुनन की माँ को डॉगी पसंद है, इसीलिए उनके पास कोई दूसरा एनिमल चूज करने का ऑप्शन नहीं है। जल्दी वो कैपिटल में इंटर करता है और तुरंत रे नाम का एक सिल्वर बालों वाली लड़की उन्हें वेलकम करता है जो किंगडम की दूसरी प्रिंसेस है और मैरी की ओल्डर सिस्टर। कुनन भी उसे ग्रीट करता है और कहता है कि वो बहुत लाकी है कि उसे अपनी सिस्टर इन लॉ के तौर पर उसके जैसा खूबसूरत लेडी मिला है। उसके फादर सोचता है कि क्या उसका बेटा सड़क पे रहने की सोच रहा है, लेकिन वो इस बारे में बाद में सोचने की फैसला करता है। रे मुस्कुराती है और कहती है कि उसने अपनी छोटी बहन से कुनन के बारे में बहुत कुछ सुना है और वो उसके साथ लंबी बातचीत करना पसंद करेगा। वो उस कैट को भी दिखता है और पूछता है कि क्या इस कैट को कोई स्पेशल खाना चाहिए होगा, लेकिन जैसे कुनन के फादर कैट को जमीन पर रखता है, कुनन अपनी मैजिक को रोक देता है और कैट फिर से पानी में बदल जाता है। रे को एहसास होता है कि उसने पहले जितना सोचा था कुनन उससे भी ज्यादा स्किल्ड है, जबकि उसका फादर इस बात से दुखी है कि उसने अभी तक कैट का नाम नहीं रखा था। रे कुनन को ब्लैक टावर तक ले जाने का ऑफर देता है, जबकि उसके फादर का कहना है कि वो भी किंग से बात करेगा, फिर शायद घर चले जाएगा। कुनन उससे बताता है कि वो उसका चिंता मत करे, क्योंकि ब्लैक टावर के बाद वो मैरी से मिलेगा और शायद उसे डेट पर ले जाएगा। उसके फादर उसे वहाँ अपनी टाइम का आनंद लेने के लिए कहता है और वादा करता है वो जब भी अपने घर जाने का फैसला करेगा तो उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करेगा। रे जल्दी कोनन को ब्लैक टावर तक ले जाता है और रास्ते में पूछता है कि क्या वो आराम से चल पा रहा है या उसे किसी मदद की जरूरत है। कोनन जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और तुरंत उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जिससे वो कॉन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो सभी मैजिक के मामले में स्टॉपिंग हॉकिंग की लेवल का सवाल है। वो उसे कहती है कि वो चलने के टाइम पे इतनी एडवांस बातचीत नहीं कर सकती और पूछती है कि क्या उसे पता है अभी की किंग की कितनी बच्चे है। कोनन ने अब तक इस बारे में कभी नहीं सोचा था। तो रे बताती है कि किंग इलोन मस्क का फैन है और उन्होंने एक के बाद एक 7 प्रिंस और 10 प्रिंसेस पैदा की है। वो दूसरी प्रिंसेस है, जबकि मेरी 7 है। इससे भी ज्यादा इस किंगडम के बारे में इंटरेस्ट बात यह है कि थ्रोन का सक्सेशन नॉर्मल तरीके से नहीं होता, जहाँ किंग के बाद थ्रोन सबसे बड़े राजकुमार को मिलता है। इस किंगडम में मेरिटोक्रेसी नाम की एक चीज को फॉलो करता है, जहाँ सभी प्रिंस और प्रिंसेस को उनकी स्किल और मेरिट पॉइंट के आधार पर आंका जाता है, जो उनकी टैलेंट और किसी खास एबिलिटी पर उनका डेवोशन लेवल पर अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब सभी छोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी उनका एज का परवाह करे बिना थ्रोन जीतने का बराबर का हक मिलता है। वो आगे उसे बताती है कि उसने सक्सेस और कॉम्पिटिशन से अपने आप को बाहर निकाल दिया है, इससे आज एक मेज बनना पसंद करेगी और अब कॉन्टिनेंट की सबसे असली मेजेस में से एक के तौर पर अपनी स्किल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। जब वो हॉलवे से गुजर रहा था तो अचानक उसे एक एहसास हुआ जो उसे विंडो की तरफ खींच लिया, जहाँ वो एमलेसली ब्लैक टावर की तरफ देखता रहता है, जहाँ से उसे अलग अलग मैजिकल क्रिएचर महसूस हो रहा था। जल्दी रे उसे कुछ जरूरी बात बताती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बात की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि वो सक्सेशन की लड़ाई में बेकार में घसीटा जा सकता है। वो उसे कहता है कि जब तक वो अपनी फैसले के बारे में पक्का न हो जाए तब तक किसी भी ग्रुप से न
ना जुड़े और ये भी कहता है कि कभी भी ऐसा कुछ ना कहे जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है और उसे बुरा दिखाया जा सके। ऐसी कीमती बातों के बदले कोनान अपनी खास मैजिक टेक्निक दिखाकर एहसान चुकाने का फैसला करता है। चिसो अपनी जूतों के नीचे वाटर की एक पतली लेयर जमा कर देता है जिससे आइस की एक पतली लेयर बन जाता है जो उन्हें असल में आइस स्केटिंग करने में मदद कर सकता है। रे को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो तुरंत कहती है कि वो उसे एक बार ट्राई करने दे। कोनान जल्दी से उस पर भी मैजिक का इस्तेमाल करता है और फिर दोनों पागल लड़कों की तरह कॉरिडोर में स्केटिंग करने लगता है जबकि गार्ड उनका पीछा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो रे को किसी भी चीज से चोट नहीं लगने दे सकता। बदकिस्मती से रे और कोनान गार्ड से बहुत तेज है और उनसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जल्दी उनका किस्मत खराब हो जाती है क्योंकि एक नाइट उन दोनों को देख लेता है और तुरंत उनका पीछा करता है। कोनान पूछता है कि क्या उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन रे बहुत मजा कर रहा था और उसे बताता है कि वो शायद नाइट से आगे निकल सकता है, लेकिन सिस्टर गलत था क्योंकि नाइट उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें अच्छी तरीके से डांटने के लिए बाहर गार्डन में ले जाता है। बाद में उन्हें टावर की ओर ले जाएगा जहाँ जल्दी से उसे किंगडम की हेड मैजिशियन एस के साथ मिलवाया जाएगा। कोनान उसकी मौजूदगी से हम्बल हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि दुनिया कितना बड़ा है। पहले उसे लगता था कि रे के मैजिक जबरदस्त है, लेकिन उसके कंपैरिजन में भी एस बिल्कुल अलग लेवल पर है। एस तुरंत उसे पूछता है कि क्या वो वाटर कास्ट के साथ पैदा हुआ था और कोनान हाँ में जवाब देता है, इससे पहले कि वो दावा करे कि उसे इस निशान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एस बताता है कि 7 अलग अलग तरीके का निशान होता है और ऐसा भी उनकी मैजिकल एफिनिटी के साथ रिलेट होता है, जैसा कि फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस एंड फ्लो, जिसे अपनी मैजिक पसंद से जुड़ा होता है। इसके साथ ही हर निशान की 1 से 5 तक स्टार के हिसाब से रैंक होता है, जैसे कि कोनान का 2 स्टार का होना काफी आम बात हो जाता है। रे जवाब देती है कि वो भी 2 स्टार वाला इंसान है और वो विंड मैजिक कर सकती है। कोनान तुरंत समझ जाता है और कहता है कि उसे तुरंत एहसास हुआ था कि वो और रे एक जैसा है, जबकि इस ओल्ड पार्टीशनल की एक आर्टिशनल वाले लगता है। यही सहमत होता है कि डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा लगा और बताता है कि वो असल में एक 4 स्टार है। इसके तुरंत बाद वो उन सभी को नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है और कोनान को बताता है कि उसकी मैजिक की ताकत जांचने के लिए उसे थोड़ा सा टेस्ट करने वाला है। कोनान थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो कोई रॉयल मेस उसका ट्यूटर बनने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसे सच में अंदाजा नहीं है कि ये सब खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा। तभी वो एक सीनियर स्टूडेंट को बुलाता है जो एक रॉयल मेस भी था और उसे अपना वाटर मैजिक दिखाने के लिए कहता है। मेस कास्टिंग करता है और तुरंत हवा में मैजिकल वाटर की बूंदों की लाइन लग जाता है जिससे एक शानदार पैटर्न बनता है। तब वो कोनान की ओर मुड़ता है और उसे अपना मैजिक से लड़के को हराने के लिए कहता है। तो उस टाइम के बारे में सोचता है जब जिन ने कहा था कि न सिर्फ वो वाटर को बना सकता है बल्कि आसपास के वाटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। आज तक ये उसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, लेकिन उसने कभी भी किसी दूसरे मैजिक से बनाए गए वाटर बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। उसे एहसास होता है कि इसने उसे एक ऐसा काम पकड़ा दिया है जिसके बारे में ना तो उसने सोचा था ना तो जिन ने, और अब उसे इससे तुरंत निपटना होगा। वो इसे आजमाने की कोशिश करता है और तुरंत सिल्वर वालों वाला मेज से कंट्रोल छीनने का कोशिश करता है। पहले तो उसे लगा कि ये काम कर सकता है, लेकिन उसे एक ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है जब वाटर बॉल रेजिस्टेंट करने लगता है, जबकि मेज आसानी से अपनी मैजिक से अपनी बूंदों को रोक लेता है। इसको इस बात से बहुत इंटरेस्ट लगता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कोनान इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ झोंक देता है और कंट्रोल पाने की कोशिश में अपना सारा स्टेमिना लगा देता है। सबको हैरान हो जाता है जब कोनान उससे बहुत बड़े ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड मेज से 2 वाटर शेप्स को छीन लेता है। कोनान अपने घुटने पर गिर जाता है, जोर जोर से सांसने लगता है, जबकि सिल्वर वालों वाला मैजिशियन ईमानदारी से जवाब देता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली लड़का उससे 2 वाटर बॉल छीन लेगा। फिर वो इसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो कोनान को अपने अंडर लेने के लिए तैयार है, लेकिन तुरंत दूसरे मैजिस भी बोलने लगता है और कहता है कि वो लोग भी कोनान को अपना स्टूडेंट बनाना चाहेगा। एस उन सभी को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि कोनान असल में और क्या कर सकता है और उससे कुछ ऐसा बनाने के लिए कहता है जिसके बारे में उसने सोचा हो। कोनान तुरंत अपनी वाटर मैजिक की मदद से एक ट्रैम्पोलिन बनाता है और तुरंत उस पर छलांग लगाता है और मजा करने लगता है। दूसरे मैजिस भी लाइन में आ जाता है और कोशिश करना चाहता है क्योंकि वो लोग समझना चाहता था कि ये कैसे काम करता है, क्या वो इसे दोबारा बना सकता है। हालांकि एस कोनान को कहता है कि वो चाहता है कि कोनान हजरत महल में रुके ताकि वो देख सकता है कोनान और क्या क्या कर सकता है। कोनान जवाब देता है कि बदकिस्मती से आज उसकी मैरी के साथ डेट है, इसीलिए उसे आज रात डिनर पर बाहर ले जाना होगा। ताबीरे उससे पूछती है कि क्या वो अपनी मैजिक से और भी कोई एनिमल बना सकता है या शायद इंसान। कोनान जवाब देता है कि वो ये दोनों चीज ही कर सकता है और तुरंत वाटर मैजिक से अपनी मेड की शक्ल का एक इंसानी डॉल बनाता है। यह अभी भी पूरी तरीके से नहीं बनी है, इसलिए मेड अभी भी ट्रांसपेरेंट है। साथ ही उसने उनकी मूवमेंट को पूरी तरीके से सेट नहीं किया है, इसलिए ये अभी
भी एक दिक्कत है। सिल्वर वालों वाला मेज पूछता है कि क्या वो इस डॉल से कुछ करवा सकता है और कुनानो ने उन टाइम के बारे में बताता है जब उसने उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि डॉल ऐसे करते बेवकूफ लग रहा था। सबको इंटरेस्ट लगने लगता है और कुनान को ये दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो डॉल के साथ खेलना शुरू कर देता है, उसे बार बार हवा में ऊपर नीचे उछलता है जिससे महल के आधे लोग डर जाता है। इस बाजू से एक बार फिर डांट पड़ता है और वो सभी से माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। जल्दी सूरज डूब जाता है और इस कुनान को बताता है कि उसने टेस्ट सफलपूर्वक पास कर लिया है और वो खुद कुनान को एक मैच देगा ताकि वो अपना मैजिक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। कुनान इससे बहुत खुश होता है और अपनी फादर को बताने जाता है जो गुस्से में है क्योंकि उन्होंने कुछ ही घंटों में अपने बेटे के बारे में 2 बार शिकायत सुनी और उसे अपनी मैजिक के साथ गैर जिम्मेदार होने के लिए डांटता है। जल्दी उसका फादर अपनी मेंशन वापस जाने के लिए निकल जाता है। कुनान को रे के साथ पीछे छोड़ देता है जिसे एहसास होता है कि उसे मैरी के पास जाना होगा वरना उसे डिनर के लिए देर हो जाएगा। रे उसे बताती है कि उन्हें मैरी तक पहुंचने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो उन्हें देर हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है जिसमें कुनान वाटर का बुलबुला बनाता है और रे अपना विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें अलादीन की मैजिक कारपेट की तरह आगे बढ़ाता है। वो आसमान में उड़ता है और कुछ ही टाइम में मैरी के कमरे के सामने पहुंच जाता है। बदकिस्मती से रे अपना मैजिक धीरे धीरे काम करना भूल जाता है और उसे एक ही बारी में पूरी तरीके से बंद कर देता है और वो तीसरी बार नाइट दारियो के हाथ में पकड़ा जाता है। दारियो बहुत गुस्से में होता है और एक बार फिर उन्हें लंबी लेक्चर देता है जबकि मैरी अपनी ड्रेस में अपनी प्रिंसेस चार्मिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।